नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है बीए सेकेंड ईयर दोस्तों ज्योग्राफी मानव भूगोल का प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं। एग्जाम की दृष्टि से सीरीज वास्तव में क्या इंपॉर्टेंट रहती है, तो आप दोस्तों बीए सेकेंड ईयर की वैसे काफ़ी हद तक क्लासें हो चुकी है, भूगोल ज्योग्राफी की क्लासें हो चुकी है फर्स्ट पेपर दोस्तों। तो आप उन क्लासों को अगर अटेंड नहीं किया तो क्लास को अटेंड जरूर कर लीजिएगा और वैसे आप अंत तक बने रहिए दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट केवल और केवल इंपॉर्टेंट सवालों के 19 सवालों की तरफ आपको सीरीज की दृष्टि से लिया जाएगा, तो दोस्तों आप अंत तक बने रहिए। दोस्तों आज की क्लास का वैसे बहुत ही अच्छा सवाल, वैसे लघुतरात्मक प्रश्नों में से सवाल है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा सवाल है। तो दोस्तों आप अंत तक बने रहे कि विश्व में जनसंख्या की, पूरे विश्व में जनसंख्या की जो स्थानिक वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उसकी गणना कीजिए। यानी कौन कौन से कारक है उनकी गणना करनी है और उस पर वर्णन करना है। तो विश्व के जो जनसंख्या के स्थानिक वितरण है, स्थानों अलग अलग स्थानों पर स्थानिक वितरण है, उसको प्रभावित कौन करता है, कौन कौन से कारक है, उसके बारे डिस्कशन करना है। तो आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं कि जनसंख्या वितरण के स्थानिक दृष्टिकोण के अनुसार, जनसंख्या वितरण के स्थानिक दृष्टिकोण के अनुसार देखें तो 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में तथा शेष 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है, जिसके प्रमुख कारण स्थलीय वितरण तथा भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक है। इसके कारक कौन कैसे, मेन मुख्य कारण कौन से, अब अलग अलग क्षेत्रों में, अब अगर हम ग्लोब की दृष्टि से, गोलार्ध की दृष्टि से देखें तो विश्व की 90% संख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, और 10% संख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। और इसके प्रमुख कारण, मुख्य कारण एक तो स्थलीय वितरण, अलग अलग स्थलों पर वितरण, ठीक है, फिर भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो कारक है, और इन कारकों के कारण उसका क्या वितरण अलग अलग स्थानिक है। उच्चावच के अनुसार विश्व की 60% जनसंख्या 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों में निवास करती है। 60% संख्या है वो 20% से भी कम ऊंचाई वाले भागों में निवास करती है, ठीक है, बहुत ही नैनिक स्थानिक स्थल पर निवास करती है। और स्थानिक वितरण के अनुसार 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विश्व की 50% जनसंख्या निवास करती है। 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश से तो वहां पर 50% से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसका मुख्य कारण एशिया में है, इसका मुख्य कारण है वो एशिया में है। और 40% से 60% अक्षांशों के मध्य 30% से जनसंख्या वो निवास करती है, और इसका मुख्य कारण है यूरोप में केंद्रित है। तो दोस्तों वैसे सामान्य इस स्थानिक वितरण को देखें तो पहला मुख्य कारण है कि प्राकृतिक या फिर भौतिक कारक। इस कारण ये जो लोग हैं, जनसंख्या है वो स्थानिक वितरण में आई है, तो इसके प्रभावित करने वाले पहला कारक है प्राकृतिक और भौतिक कारक। पृथ्वी के धरातल की भौतिक अवस्थाओं का जनसंख्या के वितरण की प्रणाली पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। दोस्तों यहाँ पर जो पृथ्वी हमारी धरातल है, उसकी धरातल की भौतिक अवस्था है, तो उसका जनसंख्या के वितरण की प्रणाली पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। और हेंटिगटन, दोस्तों आपने नाम भी चुना होगा कि हेंटिगटन एवं टेलर के अनुसार भी जनसंख्या के वितरण पर भौतिक तत्वों का प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। और इसमें जलवायु, समुद्र तल से ऊंचाई, भूमि की बनावट, अवस्थिति, जलापूर्ति यानी जल कितना मिल रहा है, मिट्टी कैसी है, आदि कारकों को शामिल किया गया है। और यह समस्त पृथ्वी पर हर समय और प्रत्येक स्थान पर मौजूद होते हैं, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के मानव निवास उसकी क्रियाओं को प्रभावित डालते हैं। तो दोस्तों ये प्राकृतिक कारण थे, भौतिक कारण थे जो जमीन से संबंधित थे, यानी कि जलवायु, भूमि की बनावट, मिट्टी कैसी है, किस प्रकार की जलवायु है, समुद्र किस प्रकार के है, तो उस आधार पर जनसंख्या का पहला वितरण है वो भौतिक कारक के आधार पर होता है, ठीक है। और दूसरा है अल्पव्यापी या फिर प्रादेशिक कारक है। तो ये ऐसे प्राकृतिक साधन है, ये ऐसे प्राकृतिक साधन है जो पृथ्वी के समस्त भाग पर नहीं वरन विशेष प्रदेशों में पाए जाते हैं। यह संसाधन नदियां, समुद्र, खनिज पदार्थ, मिट्टियां, प्राकृतिक वनस्पति, जंतु होते। इसका प्रभाव जनसंख्या के प्रतिरूप और घनत्व पर स्पष्ट पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं कि सांस्कृतिक कारक, तीसरा कारक है संस्कृति के अनुसार जनसंख्या का जो वितरण है, तो अपनी
आविष्कार करने की क्षमता द्वारा मानव ने अनेक प्रकार के औजारों मशीनों का निर्माण किया। इसके द्वारा वह अपने भौगोलिक वातावरण के साथ में सामंजस्य स्थापित करता है। जीविकोपार्जन के विभिन्न साधनों को जैसे आखेट करना, शिकार करना, मत्स्य उद्योग है, मछलियों को पकड़ने वाला उद्योग, ठीक है, पशुचारण है, खनिज व्यवसाय है, निर्माण उद्योग है, किसी भी चीज का निर्माण कच्ची सामग्री से पक्की सामग्री बनाई जाती है, यानी कि वो निर्माण उद्योग है। परिवहन और व्यापार की जनसंख्या के वितरण, प्रतिरूप तथा घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों चौथा जो कारक है वो कौन सा है? राजनीतिक तथा सामाजिक कारक, ये भी स्थानिक वितरण को प्रभावित करता है। तो सरकार के स्थानांतरण की नीति, सरकार का जो स्थानांतरण नीति होती है वो भी जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित नीति, जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार करनी, उसको प्रोत्साहन किस प्रकार देना, तो वो एक नीति। और परिवार नियोजन नीति सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित जनसंख्या के घनत्व पर पड़ता है। सुरक्षा व्यवस्था का जो प्रभाव है वो भी जनसंख्या पर के घनत्व पर पड़ता है। और सामाजिक मान्यता तथा प्रथा भी विदेश गमन और प्रवास पर प्रभाव वो डालती है। तो दोस्तों एक और, तो बस इतने ही कारक थे इस जनसंख्या, स्थानिक वितरण है जनसंख्या का, तो ये 4 कारण थे। तो दोस्तों वैसे एक और इम्पोर्टेंट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक और सवाल है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में जो ग्रामीण अधिवास है, तो उस ग्रामीण अधिवास प्रतिरूपों की व्याख्या, ग्रामीण अधिवासों जो भारत में ग्रामीण अधिवास है उसके प्रतिरूपों की व्याख्या करनी। भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप की विवेचना कीजिए। दोस्तों सवाल सेम है, ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप से आप क्या समझेंगे? ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप क्या होता है, किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का प्रतिरूप होता है गांवों का, तो वो लिखना है। गांवों में, ग्रामीण बस्तियों में गलियों, मकानों, अन्य कार्यों का विन्यास उसकी आकृति, पर्यावरण, संस्कृति से संबंधित होता है। कोई भी गांव है और उसकी बस्ती, गलियां, मकानों और अनेक प्रकार के कार्य विन्यास होते हैं, तो उसकी आकृति और पर्यावरण तथा संस्कृति वो एक संबंधित होती है। अतः ग्रामीण बस्तियां निम्न प्रारूपों में बांटी जा सकती पाए जाते हैं। तो पहली है लंबवत अथवा रेखिक आकृति। किस प्रकार की? पहली गांव की आकृति लंबवत अथवा रेखिक आकृति। ऐसे गांव के मकान किसी सड़क, रेल, नहर या नदी के किनारे पाए जाते हैं। रेल, नहर या फिर किसी गांवों के सड़क के पास में जो, यानी कि गांवों के मकान है, ऐसे गांव है तो इसके मकान है वो सड़क, रेल, नहर या फिर नदी के किनारे पाए जाते हैं। तो वो कौन से होते हैं? लंबवत या फिर रेखिक आकृति वाले होते हैं। ऐसे गांव के मुख्य गलियां, सड़क, रेल या नदी आदि समांतर होती है, यानी कि जैसे जैसे रेल पटरी जा रही है या फिर नदी जा रही है तो उसके पास में सीधे सीधा मार्ग होता है गलियों का, तो वही होता है क्या? एक लंबवत। गांव की अधिकांश दुकानें इसी मुख्य गली में होती है, जो भी एक ही तरफ होती है, क्योंकि लंबा गांव है। यह प्रतिरूप सागरीय तटों पर भी पाया जाता है। जैसे कि कोई भी लंबा गांव है, यानी कि यहां से इस प्रकार गांव है, ये गांव कौन सा है? इस प्रकार का गांव है, आप देख रहे होंगे। सवाल क्या पूछ रहा है कि लंबवत व रेखिक आकृति, कोई गांव है तो उसकी लंबवत यानी कि एक लंबा, इस प्रकार चौड़ा नहीं, इस प्रकार लंबा, लंबाई की बात हो रही है। तो दोस्तों अगर कोई गांव लंबा है तो कुछ घर यहाँ पर होंगे, कुछ घर यहाँ पर होंगे, यानी इधर इधर घर होंगे, ठीक है। कुछ घर यहाँ पर होंगे तो कुछ घर यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर होंगे, सामने आमने सामने घर होंगे, ठीक है। तो इसके जो गलियां होंगी तो वो मान लो कि बीच में रेल पटरी चल रही है, ठीक है, और साइड में मकान है, घर है, तो एक गांव बन गया है। लेकिन उसकी गलियां हैं तो वो क्या है? एक ही सीधी मार्ग में, ठीक है। और यहाँ पर दुकान है वो भी एक सीधी में होंगी, तो ये होती है लंबवत है रेखिक आकृति गाँव की। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी गाँव की आकृति कैसी होती है? क्रॉस की आकृति। दोस्तों एक क्रॉस की आकृति होती है। इस प्रकार के गांव उन स्थानों पर बसते हैं जहां मार्ग चारों ओर आकर एक दूसरे के लगभग समकोण पर मिलते हैं, तो इस गांवों में चौमुखी दिशाओं में कर बनते हैं। जैसे कि इस प्रकार 90 डिग्री के कोण पर अगर कोई 4 रास्ते मिलते हैं, यानी कि 4 रास्ते अगर एक ही जगह पर मिलते हैं और इसके चारों ओर जो गांव होते हैं, तो इस प्रकार की क्रॉस की आकृति आती है। तो ये भी गांव की आकृति में दूसरा प्रकार है। दूसरा तारका है, एक तारे के समान। इस बार एक गांव के मध्य कई सड़कें विभिन्न दिशाओं आती है, यानी कि इसमें क्या होता है? ऐसा गांव जिसके मध्य में, गांव के मध्य में सड़कें विभिन्न दिशाओं को जाती है। एक कोई मेन सेंटर गांव है और इस गांव से इधर कोई सड़क जाती, कोई इधर जाती, कोई इधर जाती, कोई इधर जाती। गांव से अलग अलग सड़कों का बंटवारा होता है, या फिर विभिन्न दिशाओं से आकर गांव में मिलती है। कोई भी सड़क विभिन्न दिशाओं से आकर गांव में मिलती है। ऐसी स्थिति में मकान के
किनारों पर मकान किनारों पर बन जाते, इस प्रकार विकसित गांव की आकृति तारेनुमा बन जाती है, जिसे तारक आकृति कहते हैं। अगली है दोस्तों टी आकृति। टी आकृति गांव की कैसी टी आकृति के गांव, ये गांव के तिराहों पर बसते हैं, गांव के जो तिराहे होते हैं वहां पर बसते हैं, और जहां एक मार्ग दूसरे मार्ग से, एक मार्ग है वो दूसरे मार्ग से लगभग समकोण पर मिलते हैं, और इस बस्तियों का आकार अंग्रेजी के अक्सर टी से मिलता है, इसी कारण इसे टी आकृति बस्ती कहते हैं। अगली गोलाकार आकृति, ठीक है। और इस वर्तीय प्रतिरूप भी कैसे, वर्तीय प्रतिरूप इस कभी भी झील या फिर तालाब के किनारे मकान बन जाते हैं, झील या फिर तालाब के किनारे मकान बन जाते हैं तो गांव की गोलाकार आकृति बन जाती है। तो ये प्रतिरूप किसी हरे भरे मैदान में मिलता है, तो ऐसे प्रदेश गांव निवासी मकान के समीप बनाता है। तो पश्चिमी बंगाल है वो उत्तर प्रदेश है, इस प्रकार के गांव बहुत मिलता है। कैसे जैसे कि कोई भी नदी है, कि जैसे कि ये कोई तालाब है, ठीक है, और इस तालाब के चारों ओर अगर घर बन जाते हैं, दुकानें बन जाती है, तो इस प्रकार का जो गांव है तो वो गोलाकार आकृति का गांव होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। युग्म आकृति, युग्म आकृति का जो गांव होता है, जब कभी कोई सड़क है वो नदी या फिर नहर पुल द्वारा पार करती, कोई सड़क है वो नदी या फिर पुल द्वारा, नदी को पुल द्वारा पार करती है, सड़क तथा नदियों दोनों के किनारों पर मकान बनते, सड़क और नदी दोनों के किनारे पर मकान बनते हैं, तो ऐसी बस्ती को हम क्या कहते हैं, एक युग्म आकृति वाली बस्ती कहते हैं। तो दोस्तों ये तो ही भारतीय जो गाँवों में गांव होते हैं तो उसकी आकृति किस प्रकार किस जगह होती है। तो दोस्तों हमने गांवों की आकृति के प्रकार पढ़ लिए और एक और सवाल पढ़ लिया। तो दोस्तों अब अगली क्लास में वैसे अति इंपॉर्टेंट सवालों पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो दोस्तों आपको मैं ये बता दूं बात कि हर सीरीज आपको प्लेलिस्ट में जाना है इस चैनल की, जहां पर बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की हर सीरीज आपको, हर सब्जेक्ट की सीरीज, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, राजनीति, हिंदी साहित्य या फिर किसी अर्थशास्त्र वगैरह, कोई भी इतिहास है, तो हर प्रकार की दोस्तों सब्जेक्ट की सीरीज 1 वीक सीरीज पर अध्ययन किया जाता है 2023 की न्यू एडिशन दोस्तों। तो दोस्तों आप नो डाउट चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप चैनल पर पहली बार और वीडियो को अंत तक वॉच किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ही साथ शेयर कर लेवे, जो अपना आपका जिगरी साथी और साथ में कॉलेज में पढ़ता है जिगरी साथी, उसके साथ में तो शेयर करना आपका फर्ज बनता है। तो दोस्तों अपने दोस्त की हेल्प करना यही आपका फर्ज है। तो दोस्तों अब अगली क्लास में आपकी अगली क्लासों के आयोजन के साथ में मिलता हूं, तो तब तक के लिए बाय बाय।